आप सभी का स्वागत है। आपके समक्ष कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ। प्रश्नों की शुरुआत करूँ उससे पहले पिछली प्रस्तुति में मैंने एक प्रश्न आप सबसे पूछा था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न था, शाखा मृग में कौन सा समास है? तो शाखा मृग का समास विग्रह क्या होगा? शाखाओं का मृग। शाखाओं का मृग, और मृग का अर्थ होता है हिरण, लेकिन हिरण तो शाखा पर नहीं बैठ सकता, इसलिए इसका तीसरा अर्थ निकलता है शाखाओं का मृग, अर्थात बंदर जो शाखाओं पर रहते हैं। इसलिए जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करते हैं, वहां कौन सा समास होता है? वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसलिए शाखा मृग में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में दोनों पद, जैसे इसमें जय और पराजय प्रधान होते हैं, इसकी पहचान है कि दोनों के बीच में योजक चिन्ह ये लगा होता है, और जब इसको हम हटा देते हैं तो ये और के रूप में होता है। जय पराजय, जय और पराजय, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सुधन आगतम में कौन सी संध है? ए गुण संध, बी अयाद संध, सी वृद्ध संध, डी यड़ संध। तो सुधन आगतम, सुधन आगतम, यहां पर देखिए सु से उ, धन आगतम का आ, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? वा। तो इसलिए ये किस संधि का उदाहरण है? यड़ संधि का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए सूची पत्र, बी किताब, सी गंगा, डी संसद। इन सारे शब्दों का आप वाक्य प्रयोग करिए तो अपने आप पता चल जाएगा कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग। जैसे संसद चलती है तो ये स्त्रीलिंग हुआ, गंगा बहती है ये भी स्त्रीलिंग हुआ, किताब पढ़ी जाती है ये भी स्त्रीलिंग हुआ, सूची पत्र है ये पुल्लिंग का प्रतीक है। सूची पत्र चिपकाया गया, या नया सूची पत्र लाया गया, या सूची पत्र लंबा है जारी किया गया, तो पुल्लिंग क्या होगा? सूची पत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, सूची पत्र, ये पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ए का चा टाता, बी यारा लावा, सी शा शा सा हा, डी क्षात्रज्ञा। इसका सही उत्तर होगा सी, शा सा सा हा। ये क्या है? ये ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण, या इसको एक और नाम से बुलाया जाता है स्पर्श संघर्षी। इन ध्वनियों के उच्चारण में मुख बेवर से या हमारे मुंह के अंदर से हवा रगड़ खाकर बाहर आती है और एक खास प्रकार की ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हुआ? ऊष्म वर्ण कौन से हैं? सी, शा, सा और साहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला की वह ध्वनि है? ए ओष्ठ्य, बी दंत्य, सी तालव्य और डी मूर्धन्य। तो देखिए, वा सबसे ज्यादा वा को किस तरह की ध्वनि माना जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, इसको कहा जाता है अंतस्थ। क्या कहा जाता है? अंतस्थ ध्वनि, जिनमें स्वर व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है जो हमारे पास विकल्प हैं, और ये विकल्प गलत है। ये दोनों मिलकर सही हैं। क्या सही होगा? वह किस तरह की ध्वनि है?
दंत्योष्ठ, ये होगा सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ए ओ, बी ई, सी औ, डी आ। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? समृद्ध स्वर कहा जाता है जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं और हमारा मुंह लगभग बंद होता है, बहुत ज़्यादा खुला नहीं होता है, तो उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। और इस हिसाब से इनमें जो है मुख्य रूप से जो सही उत्तर है वो बी है, ई। आप जानते हैं समृद्ध स्वर कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये 4 समृद्ध स्वर माने गए हैं। इसलिए इस प्रश्न में समृद्ध स्वर कौन सा है? बी, ई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल। यहां देखिए देने का भाव है, देने का, और जहां देने का भाव हो वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक, किसी को कुछ दिया जा रहा हो। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दुर्नीत का कौन सा संधि विच्छेद सही है? ए दुहधन अनीत, बी दुर्धन नीत, सी दुहधन नीत और डी दुर्धन अनीत। इसका सही उत्तर होगा सी दुहधन नीत, दुहधन नीत, दुर्नीत बन जाता। और ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्न मत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए प्रत्यु, बी प्रत्युत, सी प्रा, डी प्रति। इसका सही उत्तर होगा डी प्रति। इस शब्द में प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है। धन उत्पन्न मत, यहां उत्पन्न और मत ये मूल शब्द हैं, प्रति उपसर्ग है ये। और प्रत्युत्पन्न मत जो है ये वाक्यांश के लिए भी एक शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रश्न का तुरंत जवाब दे देता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्युत्पन्न मति। इसलिए इसको याद रखिएगा, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में भी बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अधोमुखी, अधोमुखी में कौन सा उपसर्ग लगा है ये पता कीजिए। ए अध, बी अतः, सी अधा, डी अधो। इसका सही उत्तर होगा सी अधा। अधा उपसर्ग अधोमुखी में लगा है। अधा का मतलब क्या होता है? नीचे। अधा धन मुखी, ये बन जाता है अधोमुखी। और मैंने बताया आधा का मतलब क्या होता है? नीचे, नीचे की तरफ मुख किए हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दिए गए शब्द में प्रत्यय पहचाने। पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए निक, बी अक, सी विक, डी इक। तो इसका सही उत्तर होगा डी इक। पुराण धन इक क्या हो जाता है? पौराणिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अवसाद शब्द का विलोम है। ए अनादर, बी उल्लास, सी उदास, डी अनुल्लास। तो अवसाद का मतलब होता दुखी,
जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो अनादर तो हो नहीं सकता। अवसाद और उदास लगभग समान अर्थ के हैं। अनुल्लास भी उदास जैसा ही है, अवसाद जैसा। तो अवसाद का विलोम होगा बी उल्लास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। रुग्ण का विलोम शब्द है। ए स्थूल, बी स्वस्थ, सी बीमार, डी कर्मठ। तो इसमें देखिए स्थूल जो है ये सूक्ष्म का विलोम होता है, ये नहीं होगा यहाँ। बीमार नहीं होगा, रुग्ण का अर्थ ही बीमार होता। कर्मठ भी नहीं होता, आलसी का विलोम कर्मठ है। रुग्ण माने बीमार और उसका विलोम हुआ स्वस्थ होना, इसलिए रुग्ण का विलोम क्या होगा? स्वस्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एकाश व करट शब्द का पर्याय है, किस शब्द का पर्याय है? ए कोयल, बी चील, सी कबूतर, डी कौवा। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है और थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि एकाश और करट जल्दी सुनाई पड़ने वाले शब्द नहीं हैं। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? कौवा। एकाश और करट एक किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौवा के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ए अभिनय नाटक, बी अवध अवधि, सी अनुचर नौकर, डी आदि अंत। यहाँ पर देखिए आदि अंत का लगभग समान अर्थ होता है। आदि माने भी आदि अंत, और अनुचर नौकर, अनुचर का भी मतलब नौकर होता है और नौकर तो है, ये लगभग समान एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। अभिनय नाटक, नाटक करना, अभिनय करना, एक्टिंग करना जिसको कहा जाता है, एक भी समान अर्थ के ही लगभग सूचक हैं। बी जो विकल्प है ये अलग है। अवधि एक भाषा है, आप जानते हैं रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है तुलसीदास जी ने? अवधि भाषा में। और अवधि का मतलब होता है समय, कितनी अवध हो रही है, समय। तो ये कौन सा जोड़ा सबसे अलग समरूपी भिन्नार्थक है? इनमें से वो ये है कि सम होते हुए भी अलग अलग अर्थ ये प्रकट कर रहे हैं। अगला प्रश्न। जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ए निरापद, बी निष्कलुष, सी निष्पृह और डी निवृत्त। यहाँ ध्यान दीजिए, निरापद उसे कहते हैं जहाँ किसी बात का डर न हो। निष्कलुष कहा जाता है जिसके मन में किसी के प्रति घृणा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? निष्कलुष। निवृत्त कहा जाता है जो अलग हो गया हो, किसी परिवार से निवृत्त या पढ़ाई से निवृत्त, कुछ जो अलग अपने आप को कर लिया वो निवृत्त हुआ। तो इसलिए जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो उसके लिए सही क्या है शब्द? निष्पृह। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी निष्पृह। अगला प्रश्न। कोणार्क का संधि विच्छेद है। ए कोणधन का, बी कोणधन अर्क, सी कोणधन अर्क, डी कोणाधन अर्क। इसका सही उत्तर होगा सी कोणधन अर्क। कोणधन अर्क ये बन जाता है कोणार्क, और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इसलिए कि इसमें कोण का आ और अर्क का ये दोनों मिलकर ये क्या हो जाते हैं? आ बन जाते हैं, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अधर पल्लों में प्रयुक्त समास है। ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुब्रीहि समास। अधर पल्लों, ध्यान दीजिए इसको। अधर पल्लों का समास विग्रह क्या होगा?
अधर पल्लव के समान, ये होगा। यहां पर अधर क्या है, ये उपमेय है, और पल्लव क्या है, ये उपमान है। तो जिस समास पद में एक पद उपमेय और दूसरा उपमान होता है, वहां कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। श्यामलाल जो गाधी गली में रहता है मेरा मित्र है। अब यहां ध्यान दीजिए, जो शब्द पे, ये पहचान है। ये किसका पहचान है, ये मिश्र वाक्य का पहचान है। मिश्र वाक्य वहां होता है जिस वाक्य में दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान वाक्य उपवाक्य और एक आश्रित। यहां पर श्यामलाल जो गाधी गली में रहता है मेरा मित्र है। तो यहां पे देखिए, एक तो श्यामलाल जो गाधी गली में रहता है, एक ये हो गया, जो मेरा मित्र है। तो इस हिसाब से ये आश्रित वाक्य है। श्यामलाल जो गाधी गली में रहता है, आप यहीं छोड़ दीजिए तो इसका अर्थ नहीं निकलता जब तक ये ना आप कहिए कि जो मेरा मित्र है। तो इसलिए ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा डी, मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। पंक्ति में कौन सा रस है। यहाँ पर देखिए, इस पंक्तियों की अगर व्याख्या की जाए तो सीता जी राम के सौंदर्य को, उनके सुंदर रूप को कहाँ पे देख रही हैं, जो कंगन पहनी, जो उसमें नग लगा है, राम का सौंदर्य उसमें परछाई के रूप में दिख रहा है और सीता जी उसको देख रही, निहार रही हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये न तो शांत रस है, न वात्सल्य रस है, न अद्भुत रस है, ये श्रृंगार रस है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्न वाक्य में से क्रिया के भेद का चयन कीजिए। राम ने मोहन को एक कीमती कलम दिया। ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी द्विकर्मक, डी एक कर्मक। तो अकर्मक तो होगा नहीं, सकर्मक तो है, लेकिन ये कितने कर्म इसमें हैं ये देखना पड़ेगा, एक कर्म है या द्वि कर्म है। तो यहाँ देखिए, राम ने मोहन को, पहली बात तो मोहन को दिया, मोहन को एक कर्म ये हो गया, और क्या दिया, कीमती कलम दिया, तो ये दूसरा कर्म हो गया। तो जिस वाक्य में क्रिया एक हो, जैसे यहाँ सिर्फ दिया क्रिया है, लेकिन दो कर्म हो, उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। ए बिल्ला, बी बिलाव, सी बिलाओ, डी बिल्लो। इसका सही उत्तर होगा, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, सही उत्तर होगा बी, बिलाव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इनमें से एक शब्द एक वचन है। ए संतति, बी प्राण, सी दर्शकगण, डी श्रोता बिंदु। तो आप देखिए, श्रोता वृंद तो अपने आप है कि श्रोताओं का, मैंने बहुत सारे श्रोता, जहां तो ये बहुवचन है ये नहीं होगा। दर्शकगण में भी बहुत सारे दर्शकों के लिए आया है, ये भी नहीं होगा। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राण निकल गए कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ए संतति। संतति एक वचन शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वह आए तो मैं जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। ए संभाव्य भविष्य काल, बी हेतु हेतु मद भविष्य काल, सी सामान्य भविष्य काल, डी भूतकाल।
तो यहां देखिए, वह आए तो मैं जाऊं, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है कि जब वो आए तभी मैं जाऊंगा। मतलब पहले वो आए, उनके आने की क्रिया हो, फिर मेरे जाने की क्रिया हो। तो जहां पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता, वहां कौन सा काल होता है? हेतु हेतु मद भविष्य काल उसको कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, हेतु हेतु मद भविष्य काल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है? ए तलाश, बी फुनगी, सी तौलिया, डी पताखा। तो यहां देखिए, तलाश शब्द ये विदेशज है। ये किस भाषा का शब्द है? तुर्की। और ये तौलिया, तौलिया शब्द भी ये विदेशज है, ये पुर्तगाली है। और पटाखा शब्द ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये चीनी भाषा का है। बचा सिर्फ बेफुनगी। फुनगी विदेशज नहीं है, ये क्या है? देशज है, बोलियों का शब्द है, देशज। और फुनगी का अर्थ क्या होता है? पेड़ की शाखा का अग्रभाग, अगला भाग। इस प्रकार से आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। मैं फिर आप सबसे एक प्रश्न पूछकर अपनी प्रस्तुति समाप्त करूंगा। वो प्रश्न है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? ध्यान दीजिए, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? आपको अगर अभी आ रहा है तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके उसे बताइए, नहीं तो फिर कभी देखकर बताइए, पढ़कर बताइए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। और अगली प्रस्तुति में इस प्रश्न पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आप सभी से मैं जुड़ सकूँ। धन्यवाद।